अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़-ओ-नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, मुल्क में इंतखाबात एक साथ कराने के सिलसिले में किसी नतीजे तक पहुँचने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात जारी हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का यौम मई की कन्वेंशन और रैली में पावर शो का मुजाहरा और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है, जिससे मुज़ाकरात की कामयाबी के आसार मध्यम पड़ते जा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने उस सूरत में इलेक्शन इकट्ठे कराने की हामी भरी है कि अगर 14 मई तक तमाम असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं, मगर हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान की ये शर्त इम्प्रैक्टिकल है और ये सब बड़ी कन्फ्यूजन पाई जा रही है। मुज़ाकरात की मेज़ पर आईं दोनों पार्टीज़, लेकिन उसके बाद परवेज़ इलाही साहब के घर पर बदतरीन धावा बोला गया, पुलिस ऑपरेशन किया गया। हो क्या रहा है, चाह क्या रहे हैं दोनों फरीक़ैन? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर जो मुज़ाकरात होते हैं उसके अंदर कुछ लोग होते हैं कि चाहते हैं कि मामलात जो हैं बेहतर तौर पे हल हो जाएं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हॉक्स होते हैं कि जो इस मामले के अंदर ख़राब करना चाहते हैं। पाकिस्तान में इस लेवल के मुज़ाकरात अभी तक 1977 में हुए थे। अच्छा। 11 मार्च को जब लोगों ने कहा कि हम इस नतीजे को नहीं मानते, तो एक तहरीक शुरू हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता तहरीक चलती चलती वो तकरीबन 9 जून के आसपास बहुत खौफनाक हो गई थी, जब पंजाब में उसके असरात बिल्टअप हुए और फिर उसका लाहौर का मार्शला भी काम ना आया। तो उसके बाद हुआ यह था कि जून के आखिर में एक मुज़ाकरात शुरू हुए। उस मुज़ाकरात में एक तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कौसर नियाज़ी और हफीज़ पीरज़ादा थे, जब दूसरी तरफ नवाबदार नसरुल्लाह, मौलाना मुफ्ती महमूद और प्रोफेसर गफूर अहमद थे। ये दोनों जो थे मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन उस दौरान भुट्टो रूस चला गया। उसने और बयानात देने शुरू कर दिए कि मैं अपनी पार्लियामेंट सेक्रीफाइस नहीं करूँगा, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन उसमें एक और किरदार बड़ा अजीब व गरीब था, उसका नाम था एयर मार्शल असगर खान। एयर मार्शल असगर खान सिहाला रेस्ट हाउस में बंद थे। उन्होंने वहाँ से ज़ियाउल हक को ख़त लिखा कि हमें भुट्टो पर कोई एतबार नहीं है, ये वादे से मुकर सकता है, इसलिए आप फौरी तौर पर इसको टेक ओवर कर लें। अच्छा, जब ये ख़त चला तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान में बड़ी चमकोइयाँ शुरू हो गई कि ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो यकीन करता था कि शायद ज़ियाउल हक ऐसा ना करे, और उसने लिखा भी है, इफ़ आई एम असैसिनेटेड, मुझे मुकम्मल यकीन दिलाया था कि हम तो आपके खादम हैं। लेकिन 5 जुलाई की रात को 9 बजे जिस वक्त ये लोग उठे हैं, प्रोफेसर गफूर साहब ने भी लिखा है और कौसर नियाज़ी ने भी अपनी किताब ऑनलाइन कटगई में लिखा है कि हम एक मुआहदे के करीब पहुँच गए थे और बिल्कुल ड्राफ्ट तैयार हो गया था और सुबह हमने दस्तखत करके उसका ऐलान करना था, लेकिन रात को 12 बजे ज़ियाउल हक ने टेक ओवर कर लिया। और जब वो टेक ओवर किया 6 जुलाई 1977 को, तो फिर उस वक्त तक वो वहाँ पर रहा जब तक उसकी ज़िंदगी थी। 17 अगस्त 1988 यानी 11 साल वो शख्स हुक्मरानी करता रहा बिला शिरकत गैर इस मुल्क पर। तो आज भी इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये दोनों लोग जो हैं ये बैठे बुनियादी तौर पर इस वजह से हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी बंद गली में आ चुकी है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई और रास्ता नहीं, क्योंकि 14 मई को अगर इलेक्शंस नहीं होते तो एक क्राइम कमिट हो जाएगा, एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन की नफी हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट को और कोई रास्ता नहीं रहेगा कि उस क्राइम के कमिटमेंट के बाद उन लोगों को सजा दी जाए कि जो इस क्राइम को कमिट कर चुके थे। उनमें से 5 लोग हैं जिनकी सजा बनती है, जिनके बारे में कल शायद जो सुप्रीम कोर्ट एक रूलिंग ले रही है 2 मई की को वो जो है उनकी हियरिंग है, उसके अंदर शायद उसका आगाज हो जाए। उसमें एक है वजीर आजम, उसके बाद वजीर खजाना, वजीर कानून, वजीर खारजा कह रहा वजीर दाखिला और वजीर दिफा। ये 5 चूंकि मुहर्रक थे, इनकी बात भी हो सकती है, ये मसला फंस सकता है। यही वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि तुम खुद जाओ अपने मसले हल करो, तो ये फौरन शाम को 4 बजे बैठ गए। और इन दोनों में एक रियलाइजेशन भी आई है, और रियलाइजेशन ये आई है कि अगर हमने इस वक्त ये ना किया तो हम हमारा मसला खराब हो जाएगा, कोई और आ जाएगा। लेकिन 2 स्पॉइलर हैं यहाँ पर। अच्छा। एक स्पॉइलर है मौलाना फजलुर रहमान। ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान को ये यकीन है कि अगर इमरान खान दोबारा इलेक्शन होता है तो वो इस सरहद में तो एक शायद सीट भी ना ले सके। मैं बलूचिस्तान गया था, मैं पहली दफा, मैं 24 साल वहां रहा, मैंने पहली दफा किसी पंजाबी कायद के पोस्टर देखे हैं। अच्छा। इंटीरियर में भी मैं पशीन गया हूं, वहां पोस्टर लगे हुए थे, चमन में पोस्टर लगे हुए थे, सिब्बी में पोस्टर लगे हुए थे, मस्तूक में पोस्टर इमरान खान के लगे हुए थे। ये कभी ऐसा नहीं हुआ बलूचिस्तान के अंदर, हमेशा उनके लोकल लीडरशिप होती है कि जो जिसके पोस्टर लगते हैं। ना नवाज शरीफ के मैंने पोस्टर कभी देखे इंटीरियर के अंदर, ना बेनजीर के पोस्टर थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोस्टर नहीं लगे थे, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो बलूचिस्तान में हार गया था मुकम्मल तौर पर। तो एक तो उनको बलूचिस्तान में भी ये शक है कि कई मसला, एक तो वो, दूसरा है नवाज शरीफ साहब।
नवाज शरीफ को बुनियादी तौर पे एक ही उम्मीद थी कि अदालत उनको वापस बुला लेगी। अब अदालत अगर वापस बुला सकती होती तो इस वक्त तक शहबाज शरीफ साहब जो थे, उनके वजीर आजम जो भाई हैं, उनको ले आते। लेकिन बहुत मुश्किल है, वो एक केस के अंदर उनको 7 साल की सजा हुई है। हाँ। और वो बाहर है मुल्क से, और ही इज फ्यूजिटिव ऑफ लॉ। उसी के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लेकर आ रहे थे। नहीं आ सकता ना। अच्छा, उसका एक ही रास्ता है कि मुज़ाकरात हों, इन मुज़ाकरात में तरमीम हो आईनी। हाँ। दोनों पार्टियां मिलके पीटीआई को वापस लाया जाए। लेकिन जो खराबी करने वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं। अब देखते ये हैं कि कल जो मुज़ाकरात की टीम बैठेगी उसके अंदर क्या होता है, इसका डिस्कस करते हैं। रैली के अंदर क्या हुआ, लेकिन हिलाली साहब से सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, इस पर भी जरा बात करेंगे। हिलाली साहब, कल फाइनल राउंड है मुज़ाकरात का, मगर अभी तक मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं, खुसूसन PMLN की जानिब से। एक तो रेड हुई परवेज़ इलाही साहब के घर पर, लेकिन उसको तो खैर कह दिया वफाकी हुकूमत की हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। खैर जावेद लतीफ़ साहब जो नून लीग के रहनुमा हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात पर तो उन्होंने तनकीद की है, और उन्होंने कहा है कि दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। PTI को वो दहशत गर्द करार दे रहे हैं। क्या लगता है आपको, कुछ निकलेगा मुज़ाकरात में से? मैं थोड़ा सा हैरान हूं कि आप समझते हैं कि ये पार्टीज जो हैं, ये जो एक एक के साथ इनकी बातें हो रहे हैं, कि आप ये समझ रहे हैं कि इन लोग जो हैं, इनका वो क्या कहते हैं, ये इन लोग वाकई एक समझौता चाहिए अमंग्स देम? मासूमाना ख्वाहिश हो सकता है इनके दरमियान? हरगिज नहीं, 100% नहीं। देखिए ये क्या वजह है, मैं आपको बताता हूँ। 3 जल्दी से एग्जाम्पल्स देता हूँ। JI और MQM की बात करें, ये 2 पार्टीज जो हैं, ये तो अग्रीमेंट में हैं कि सेंसस जो हुआ है कराची का, उसमें 30% लोग गिनती नहीं किए गए। 70% गिनती है और 30% में गिनती नहीं हुई। दोनों कहते हैं कि ये सेंसस गलत है। और वाकई अगर आपको मैं कहूं, जैसे ये हमें बता रहे हैं कि 2017 और 18 का सेंसस और आज का सेंसस इट्स द सेम, हम सब पूछ सकते हैं कि कैसे हो सकता है। तो हम जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि हम लोग MQM वोट नहीं देंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, इसलिए कि जब तक हमें एश्योरेंस नहीं मिला कि हमारा ये गिनती ठीक नहीं होगा, हमने कहा वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। ये तो भाई ऐसा मौका मिला है इनको कि ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। मगर क्या हुआ कि कहा उन्होंने सबको कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देंगे जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे, मगर पहले से जाके उन्होंने वोट दे दिया। और बाद में कहते हैं हाय हाय गवर्नमेंट नहीं माना। ले फॉर गॉड सेक, इसका क्या बताता है? ये बताता है कि ये सब बिके हुए लोग हैं। ये बताता है कि दे हैव ऑल बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। हो कैसे सकता है कि आप जाके कहते हैं हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देंगे जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे? वो क्या अप्रोच रखते हैं। लेकिन आपको तो ठीक है, मुज़ाकरात के हवाले से क्या लगता है? नून लीग जो डेट दी है PTI ने, खान साहब ने, 14 मई से पहले असेंबलियां तहलील कर दी जाएं तो उसके बाद एक साथ इकट्ठे इलेक्शन करा लेंगे। आपको लगता है इस पर कंसेंसस हो सकेगा? कैसे हो सकेगा? एहतजाज ऐसा नहीं, वो क्या नाम है उसका, वो जो उनका एक मिनिस्टर है एहसन इकबाल, उसने तो कहा है कि अगर ये इस तरीके से बात जो भी है वो ऐसी बात करते रहे तो 2024 में भी इलेक्शंस नहीं होंगे। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इलेक्शंस। आप क्यों वही ढंढोरा पीटते रहते हैं? इलेक्शन, ये नहीं चाहते इलेक्शन, हार जाएंगे इलेक्शन। दुनिया को पता है, इनको पता है। इट्स अ जनरली यूनिवर्सल ट्रूथ, नो इलेक्शंस। क्यों? कि इमरान खान जीत जाएगा। बस, तो ये तो अभी कभी होएगा ही नहीं। और अब आपको मैं एक और बताता हूं। तो दूसरा एग्जाम्पल मैं कह रहा था, ये मिल रहे हैं इसलिए चीफ जस्टिस ने कहा है मिलो। सब कहना चाहते हैं हाँ मिल गए, आपने कहा था हम वी आर गुड बॉयज, हम मिल गए। मगर इनमें कोई एग्रीमेंट नहीं आने वाली है। कुछ डायलॉग सक्सेसफुल नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट रीजन। शुरू दिन से एक ही रीजन है कि डायलॉग नहीं होगा, कि आज से हमें पता है कि जीतेगा कौन और हारेगा कौन। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सैडली
पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंच रहा है। सही बात। पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो गया है और आज पता चला कि चीन ने भी कहा, क्या फायदा सीपेक का, क्या फायदा हमारे इन्वेस्टमेंट्स का, सही बात। क्या फायदा हमारे ख्वाब का, अगर स्टेबिलिटी ना हो तो कुछ नहीं होगा। तो फॉर गॉड सेक, और फाइनली आप लेबर डे पे आप रैलीज बैन कर रहे हैं। आपको पता है कि यूरोप में और अमेरिका में व्हाट लेबर डे मींस? मे डे। मे डे मींस के वो एक चीज है जो हुआ है 1800 पता नहीं 80 या जिधर भी, कि लेबर को सब लोग ऊपर करते हैं, लेबर जो, मगर आपने कहा है कि लेबर पे यू आर बैनिंग रैलीज। और जिस तरीके से आपने लेबर डे पे वो उसका वो तोड़ा है गेट फजल परवेज इलाही का, इसका मतलब है यू आर फैशिस्ट टैक्टिक्स हैं भाई। क्या समझौता होगा इनमें? बिल्कुल कुछ नहीं होगा। और अब पता चला है कि 21 बिलियन रुपया भी बकौल क्या नाम है उसका, शाद खान अब्बासी, वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर खान अब्बासी करता है 21 बिलियन। बड़ी गलत सूरत हाल है ये। औरिया साहब, ये जो हिलाली साहब ने पॉइंट उठाया है, झूठ बोलने से क्या होता है बीबी? पीडीएम वाले ये कह रहे हैं कि बीबी सुन ले। एक मिनट जी हिलाली साहब, जी एक मिनट। आपको पता है कि हम लोगों ने बहाना दिया था इलेक्शंस नहीं होने का। एक बहाना क्या था याद है? सिक्योरिटी। याद है ना? जी। सिक्योरिटी, ब्रीफिंग हुई थी, सिक्योरिटी। अब आपको पता है एशिया कप क्यों नहीं होगा पाकिस्तान में? सिक्योरिटी के वजह से। तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप नाराज हो रहे हैं कि आपके मुल्क में इलेक्शंस नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। वो तो नाराज नहीं थे आप, मगर अब आप नाराज हो रहे हैं कि बांग्लादेश और श्रीलंका भी उनके साथ खड़ा हो गया है और कह रहा है सिक्योरिटी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, झूठ इतना ना बोले खुदा के लिए, गेट टू ग्रिप्स विद द सिचुएशन। नहीं, इस तरह के नैरेटिव्स का जो हमारे मुल्क की दुश्मन है ना, उनको बड़ा फायदा हो जाता है। औरिया साहब, हिलाली साहब ने ये पॉइंट दिया था कि जो पीडीएम है वो ये कह रही है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर तो 1 साल के लिए इलेक्शन डिले हो जाएगा। ये कैसे होगा? आइन में गुंजाइश है कोई? नहीं, देखिए पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल है कि इस वक्त पाकिस्तान का कोई अदारा ऐसा नहीं जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करें और वो ट्रस्ट करके उसको कहें कि आप आ जाओ और आप इस यहाँ पर इसको इस उलझन से हमें निकालो। कोई सब ट्रस्ट डेफिसिट पे चले। इसमें इमरान खान का कसूर अकेले का नहीं है। नवाज शरीफ ने सबसे पहले 2018 के इलेक्शन के ऊपर जब बात शुरू की तो उसने जलसों के अंदर कहा कि कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज जो हैं, इन दोनों ने मेरा इलेक्शन खराब किया। उसने ट्रस्ट डेफिसिट शुरू किया। मरीम नवाज ने जुडिशरी के ऊपर इस तरह की गलीज गुफ्तगू की और तलाल चौधरी और उसके बाकी लोगों ने जिस तरह जलसे का, यानी आप अंदाजा करें कि बेंच फिक्सिंग तक का नाम इस्तेमाल किया गया वहां से भी। उसके बाद इमरान खान की तरफ से भी इस तरह की बातें आई, दोनों तरफ से। तो ना जुडिशरी रह गई और ना आपकी एस्टैब्लिशमेंट रह गई, तो पीछे ब्यूरोक्रेसी को तो कोई मानेगा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कहा हॉक्स। अब इस वक्त पंजाब में वजीर आला यहां नहीं है, चीफ सेक्रेटरी आईजी बाहर गए हुए हैं, सीसीपीओ नहीं है, और एक 18 ग्रेड का हम औकात नहीं जानते। मेरे साथ इन्होंने काम किया हुआ इन सारों ने। एक 18 ग्रेड का पुलिस अफसर वो लेके जाता है अपना, जिसे क्या कहते हैं, बख्तरबंद गाड़ी, और आप कच्चे का ऑपरेशन कर रहे हो वहां पर। आप वहां किसी दहशतगर्द डैन के ऊपर चले। आपको हर एक को पता है कि वो उस जगह फैमिलीज रहती हैं और आप लोग उस घर के अंदर पंजाब का हर ऑफिसर कम से कम 50-50 दफा मीटिंग अटेंड कर सका है। मैंने खुद उस जब चीफ मिनिस्टर होता था कम से कम 25-30 मीटिंग उसी घर के अंदर अटेंड की हैं। आपको पता है चौधरी शुजात और वो आमने सामने बिल्कुल एक साथ रहते हैं। आपको पता है इस घर के अंदर क्या सूरत है, आप उसके अंदर लेके चलते हैं। और एक खातून पुलिस ऑफिसर है, बाकी 18 ग्रेड के लोगों को ख्वात क्या है? इसका मतलब है कि समवन इज प्लेइंग। और वो प्ले कौन कर रहा है? इसमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि आसिफ जरदारी भी नहीं चाहता इस तरह का। आसिफ जरदारी का बेसिकली छोटा बच्चा है मोहसिन नकवी, ठीक है, और वो खुद उसने कहा कि ये मेरा बेटा है, ठीक। वो मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी को एक
जिसे कहते हैं वो है दुश्मनी, कि परवेज लाई मुझसे वादा करके निकल गया था, उस दुश्मनी को पूरा करना चाहता है, रिवेंज। नवाज शरीफ का रिवेंज ये है कि इमरान खान जो है वो जीता क्यों है, इस रिवेंज के अंदर ये हो रहे हैं मुज़ाकरा। लेकिन मैं एक बात याद रखें कि इस हफ्ते के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। पहली बात यह है कि 21 अरब रुपया आपने देने से इनकार किया, आपका अपना वजीर आजम कहता है 20 अरब आपने खा लिया। इसका मतलब यह है कि आप तो खाने से गरज थी, आपको इससे गरज नहीं थी कि आप इलेक्शन में दें। आप जब वो पूछेगी तो इन्होंने बेसिकली उसका पार्लियामेंट का सहारा लिया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, यस माय लॉर्ड योर ऑनर, हम ये करने को तैयार हैं, हम ये, वहां आपका चेहरा और होता है, पार्लियामेंट में आपका चेहरा और होता है। अब जब वो पूछेगी तो जाहिर बात है कि ये मसला, अब लोग कहते हैं कि इंप्लीमेंट कौन कराएगा। एक बात याद रखें, कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, वो तलवार की तरह लटकता रहता है। परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा दी गई थी, आपको पता है कि परवेज मुशर्रफ की फांसी की सजा के ऊपर इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ सका, उसकी मौत बाहर हुई, और उसको यहां पेशी से रोकने के लिए आपको 2-2.5 महीने उसको वहां रखना पड़ा AIFC में, जो उसके अंदर, और उसमें भी आपने अलग बदनामी ली। अगर आप इस वक्त शहबाज शरीफ नाहल हो जाता है या कोई और नाहल है, ये तलवार लटकती रहेगी। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ा अजीबोगरीब वक्त आ गया, या तो वो इस जुर्म की सजा देगा या फिर उसको ताला लगा देगा सुप्रीम कोर्ट जो है अपने उसको, क्योंकि सुप्रीम देखिए नहीं चाहती थी एस्टैब्लिशमेंट के नवाज शरीफ दोबारा आए। ठीक है, नसीम हसन शाह ने अपील मंजूर की, ठीक, क्योंकि गुलाम इसाक ने उसको निकाला हुआ था। मंजूर की, नवाज शरीफ साहब झंडे वाली गाड़ी में बैठ के जनाब वजीर आज़म हाउस पहुंच गए। यहां जश्न, फतह के जश्न, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद। उस वक्त में कार्टून छपा था बड़ा जबरदस्त किस्म का, नसीम हसन साहब छोटे कद के थे, उसके नीचे ना नोटों की गड्डियां थी, उसके ऊपर खड़ा हुआ शहबाज और नवाज शरीफ से हाथ मिला रहे हैं। लेकिन सिर्फ 1 महीने के अंदर जनरल वहीद काकड़, उसने गुलाम इसाक खान को भी बिठाया और उसने बिठाया नवाज शरीफ को और कहा इस्तीफा दो, और दोनों ने इस्तीफा दिया जब वो इंप्लीमेंट करने पे आए। उस वक्त से पहले कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी एट स्टेक आ जाए और किसी ना किसी को इंटरवीन करना पड़े, इंसान के बच्चे बन जाओ। जो हिलाली साहब ने बात की है ना कि आप झूठ बोलते हो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी नहीं, जब आप कहते हैं कि हमारे यहां सिक्योरिटी नहीं, तो अमेरिका तो पहले से कह रहा है, यूरोप तो पहले से कह रहा है, इंडिया तो आपके बारे में पहले कर रहा है। हम कोई बात कर दें अगर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तो कहते हैं भारत की बोली बोलते हैं, लेकिन असल मसला यह है कि जब शहबाज शरीफ को ये लोग कहें कि हमें सिक्योरिटी का मसला है, जब ख्वाजा आसिफ कहे सिक्योरिटी तो क्यों नहीं हो रहा। असल मसला यही है कि आप खुदा के लिए इस मुल्क के अंदर ये मत सोचो इस वक्त कि क्या सूरत हाल हो रही है, लेट द इलेक्शन डू। और एक और बात मैं समझा दूं कि इमरान खान को अगर आपने वाकई पॉलिटिक्स से आउट करना है तो उसको हुकूमत में ला के आउट करो। पहले आपने उसको निकाला, वो हीरो बन गया। जुल्फकार अली भुट्टो वॉज द मोस्ट अनपॉपुलर पर्सन इन मार्च 1977, लेकिन वो पॉपुलर आदमी हो गया था जब ज़ियाउल हक ने उसको बंद किया था और उसको फांसी चढ़ाया था। हिलाली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूं कि औरिया साहब ने बिल्कुल सही कहा, मगर ये जो उन्होंने कहा है ना कि अगर आप लोग के दरमियान एग्रीमेंट ना आए तो फिर कुछ भी हो सकता है और वो भी आ सकते हैं और कुछ ऑल काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट्स आर पॉसिबल। अफसोस से मैं कह रहा हूं कि इन दोनों पार्टीज में, इन दोनों साइड से एक साइड चाहती है अगर हम ना आए, अगर इलेक्शंस हम ना रोक सकें तो बेहतर है कि वो आ जाएं। सही बात। इसलिए फिर 2 साल और मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, खुदा जाने कितने मिलेंगे। डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन, या वक्त तो ब्रेक विद अस। नाज़रीन, मुल्क में जारी सियासी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बात पॉलिटिकल कंसेंसस की हो या सेंसस की, हर मामले पर डेडलॉक नजर आ रहा है।
मुल्क में जारी मरदमशुमारी हतमी नताइज आने से पहले ही मुतनाज़ हो चुकी है। पीपल्स पार्टी की ज़ेर क़यादत हुकूमत सिंध ने मरदमशुमारी में सूबे के उन हिस्सों को खारिज करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जहाँ आबादी में इजाफे की शरह एक खास मेयार से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानब जमात इस्लामी का यह कहना है कि मरदमशुमारी में धांधली की जा रही है, जिसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे भी शुरू किए गए हैं। इसी तरह MQM पाकिस्तान ने सिंध के शहरी इलाकों की आबादी जानबूझकर कम दिखाने का शिकवा किया और कहा है कि खाना शुमारी में 10 लाख घरों को गिना ही नहीं गया। और ये सन 2017 में होने वाली मरदमशुमारी के दौरान और इसकी तकमील के बाद भी ऐसे ही एतराज़ात उठाए गए थे और अब भी उठाए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है हमारे मुल्क में मरदमशुमारी हर बार मुतनाज़ क्यों बनाती जाती है? देखिए ये सिर्फ कराची में होती है और कराची का बड़ा पर्टिकुलर मसला है कि कराची बुनियादी तौर पर एक अचानक ग्रो होने वाला शहर है, क्योंकि ये कैपिटल था और उसके साथ सिंध की आबादी थी। जब तक एक कराची छोटा सा तिजारती शहर था जो कि बॉम्बे से गवर्न होता था, तो उस वक्त तक यहाँ पर ज़्यादा थोड़ी सी ट्रेड होती थी और वो लोग आबाद थे जो कि नॉन सिंधी थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ़ किस्म के मेमन थे, उसके बाद बोरे थे, उसके बाद इस्माइली थे और इर्द गिर्द इलाके में गोठों में कराची में वो लोग रहा करते थे। और अब लेकिन कराची इस तरह ग्रो किया है कि जिसके दुनिया के पाकिस्तान में इतने पठान किसी शहर में नहीं रहते जितने कराची में रहते हैं। ठीक है। इतने पंजाबी किसी एक शहर में नहीं रहते जितने कराची में रहते हैं। इतने सिंधी किसी एक शहर में नहीं रहते जितने सिंधी रहते हैं। इतने बलोच किसी एक बलोच शहर में नहीं रहते जितने कराची में रहते हैं। ये अजीबोगरीब सी एक चीज़ हो गई है। और लेकिन उससे हुआ यह है कि सब अपनी आइडेंटिटी भूल के एक कराची आइट वाली आइडेंटिटी बन चुकी है। अगरचे कि वहाँ हज़ारों तरह के फसादात हुए, खूनी फसादात हुए, MQM ने ख़ास पॉलिसी के तहत कराची को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, लेकिन मामला ख़राब हुए। पिछली दफ़ा प्रोग्राम के अंदर इस तरह बात करते हुए मैंने जिक्र किया था एक रिपोर्ट का, कि जिसमें मैंने कहा था कि कराची की 59.7% आबादी जो है वो बल्क जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के उन लोगों के पास है। तो उसके ऊपर कुछ लोगों ने ज़ाहिर बात है कुछ नाराज़गी इस बात पे दिखाई कि शायद मैंने इस हवाले से कोई बराह रास्त कोई तंज करने की कोशिश की। ऐसी बात नहीं थी। मैंने उस वक्त DHA का भी जिक्र किया था कि DHA लाहौर जो है ये ज़्यादा बेहतर मैनेजमेंट कर रही है, कराची में नहीं कर पा रही। DHA पिंडी जो है वो ज़्यादा बेहतर मैनेजमेंट कर रही है, कराची में नहीं कर पा रही, चकलाला है। उसके बाद कंटोनमेंट लाहौर का देख ले और कंटोनमेंट कराची का देख ले। उसकी क्या वजह है? वजह यह है कि कराची बजाते खुद एक प्रॉब्लम है जो हाँ किसी भी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को काम नहीं किया जा सकता और वहाँ के हालात ऐसे होते हैं। उस वक्त इसकी जो रिपोर्ट है जिस तरह से मैंने सोर्सेज लिए थे, ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UK, बरतानिया की रिपोर्ट है और इसको एडिट किया था आरिफ हसन को। 100 सफ़े की रिपोर्ट, एक कमाल रिपोर्ट है। इसके मुताबिक कराची का टोटल एरिया जो है ना वो 3424 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से मेरी बात हुई थी अर्बन बल्क की। अर्बन बल्क जो है वो 1300 किलोमीटर है, जिसके अंदर कंटोनमेंट और अदर एरिया जो है वो 290 जो 38% बनते हैं। और जो ओवरऑल 7000 अपना एकड़ है वो जो वो DHA के भी हैं। लेकिन कराची की आप देखें, कराची के जो है बाप कितने हैं। आप देखें कराची में रेलवे है, पोर्ट कासम है, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी सोसाइटी है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ज़मीनें अपनी चलती हैं, ठीक है, कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, कच्ची आबादी अथॉरिटीज है, उसके बाद एजुकेशनल सिटी है, LDA साइट। तो कराची के वालिदैन इतने ज़्यादा हैं जिसकी वजह से वहाँ पर कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं हो पाता। यही वजह है कि मैं DHA लाहौर में रहता हूँ, मैंने उससे मिसाल भी दी। हिलाली साहब DHA कराची में रहते हैं। दोनों के मामलात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अब हम सेंसस पे आ जाते हैं। मेरा ख्याल है MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल साहब ने ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपकी वक्त। तहफ़्फ़ुज़ात आपके क्या हैं सेंसस को लेकर? आपको लगता है कोई टेक्निकल इशू है, कोई कोताही है, या फिर सोची समझी साजिश के तहत ये आदाद शुमार कोई आगे पीछे किए जा रहे हैं? देखिए अभी तो ये अप्रैल का मई शुरू हो गया ना, 1 मई है आज। मैं आपसे बात कर रहा हूं 2 फरवरी की, जो आप तहफ़्फ़ुज़ात की बात कर रही हैं। 2 फरवरी से जो सारा सिलसिला शुरू हुआ है, तो अगले 10 दिनों में हमने सारे तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए फरवरी में। और हमारी अब तक तकरीबन 50 से ज़ायद मीटिंग्स हो चुकी है, 50 से ज़ायद मीटिंग्स हो चुकी हैं। राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर से लेकर 4 दफ़ा वज़ीर आज़म से मिले हैं, 9 दफ़ा जो है वो वफाकी वज़ीर हसन इकबाल उनकी कमेटी से मिले हैं, और इस तरह से नीचे जो है वो तमाम PBS के डिपार्टमेंट के सारे। आज जब हम 1 मई में बैठे हैं तो अब हमारे तहफ़्फ़ुज़ात की बात नहीं हो रही। हमारे तो तहफ़्फ़ुज़ात जब हम बता रहे थे तो सरकार नाराज़ हो रही थी बहुत ज़्यादा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्डिंग्स छोड़ दी हैं और ये कर दिया वो कर दिया। हमने कहा हुजूर
नाराज ना होइए, जाकर हमारी बातों पे एक दफा चेक तो कर लीजिए। जब वो चेक करके एक हफ्ते के बाद अगली मीटिंग में आए हैं तो हमारी 200% बातें सारी सुनी। आज जो मैं आपको बात कर रहा हूं ये मैं अपनी बात या अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो कि मर्दमशुमारी का डिपार्टमेंट का ये जो डिपार्टमेंट है जो ये मर्दमशुमारी कर रहा है, मैं उस प्लानिंग कमीशन की वफाकी मिनिस्ट्री की आदाद शुमार आपको बता रहा हूं कि वो ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वो ये कह रहे हैं कि 32,000 कराची में हाई राइजेस ऐसी हैं, 32,000 या जहां पर या तो लोग गए नहीं हैं और अगर गए हैं तो उनको कम गिना गया। अगर 16 मंजिला इमारत है तो पहली दूसरी मंजिल से ऊपर कोई नहीं गया। वो ये डिपार्टमेंट ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कि 860 ऐसे ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक में 250 घर होते हैं, 860 ऐसे ब्लॉक्स हैं कराची में जहां पर हर घर में बंदे की तादाद एक बताई गई है। यानी कि एक फर्द के ऊपर जो पूरे पाकिस्तान में घराने की परसेंटेज है वो है 1%, 1.5%। कराची में वो 9% है, 9%। वो डिपार्टमेंट ये बता रहा है, वो ये डिपार्टमेंट ये बता रहा है कि तकरीबन 16,000 ब्लॉक्स में से 7,000 ब्लॉक्स हैं कराची में ऐसे, एक ब्लॉक में 250 घर होते हैं कि जिसमें मर्दमशुमारी सही नहीं की गई। उनके आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि सिंध में जो कि स्कैटर्ड है, जहां पर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है, वहां पर एक ब्लॉक में मकानों की तादाद है 250 और कराची और सारे सिंध भर में कहीं तो 260 भी है, 265 भी है। और कराची और हैदराबाद में जहां पर एक एक अपार्टमेंट में 200 घर होते हैं, जहां पर एक अपार्टमेंट ब्लॉक बन जाए, वहां पर घरों की तादाद आ रही है 187, यानी कि 63 मकान हर ब्लॉक से कम कर दिया। 63 मकान कम करने का मतलब यह है कि कराची में 16,000 ब्लॉक से उसको आप मल्टीप्लाई करेंगी तो तकरीबन 10 लाख घर ऐसे हैं कि जो कराची में काउंट ही नहीं हुए। घर, बंदे की बात नहीं हो रही, घर काउंट नहीं हुए। कराची में के इलेक्ट्रिक का जो मीटर लगा हुआ है वो 35 लाख घरों पे लगा हुआ है और सेंसस का डिपार्टमेंट कह रहा है कि 29 लाख घर हैं। ये वो आदाद शुमार हैं जो एमक्यूएम और पाकिस्तान के नहीं। और अगली बात, नादरा का रिकॉर्ड ये कह रहा है कि कराची में शनाख्ती कार्ड जिस एड्रेस पे, कराची के एड्रेस पे जिन लोगों के पास शनाख्ती कार्ड हैं उनकी तादाद है 1,35,1,40,40,000 और उसी खानदान की जो फैमिली ट्री है उसमें तकरीबन 40% और लोग हैं। तो तकरीबन 1,91,00,000 लोग वो बनते हैं जिनका आईडी कार्ड कराची के एड्रेस पे है। जो लोग कराची को जानते हैं वो जानते हैं कि सोराब गोट से केमाड़ी तक और हब डैम से लेकर जो है वो घग्गर फाटक तक तकरीबन 1 करोड़ इंसान ऐसा रहता है जिसके पास कराची का आईडी कार्ड नहीं, लेकिन वो 30 सालों से यहां पर मौजूद है। तो और ये 7 अप्रैल को सेंसस डिपार्टमेंट 98% कराची की पॉपुलेशन काउंट करके रिपोर्ट ये दे रहा है कि हमने 1,43,00,000 लोग काउंट कर लिए, 98% हमारा काम कंप्लीट हो गया, 2% और रह गया है। उसके बाद जब ये सारी हमारी कोशिशें चल रही थी, हमारी कोशिशों से जो डेट्स बढ़ी हैं तो आज तक तकरीबन 42 लाख नए लोग और इंक्लूड हो चुके हैं। 42 लाख। ये हैदराबाद जैसा 2 शहर बनता है। तो जितनी भी अभी फिगर्स हैं ये मेरी नहीं है, ये सेंसस डिपार्टमेंट के। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आपकी फाइंडिंग्स हैं सरकार की, एक बात ये है कि सेंसस डिपार्टमेंट तो फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, लेकिन ये रिलाय करता है सिंध के टीचर से, सिंध के इलाके के एम्प्लॉइज से। जाहिर बात है कोई बाजार से ऊपर से इस्लामाबाद से तो हेलीकॉप्टर में लेके नहीं आता सेंसस। तो आप ये बताइएगा कि क्या कराची के लोगों को सेंसस में लगाया गया या कराची से बाहर के लोगों को कराची में सेंसस में लगाया गया? और ये साहब 2 मरहले हैं सेंसस के। एक है घरों को गिनना, दूसरा है इंसानों को गिनना। ये जो ब्लॉक्स बनाना है, जो जियो टैग करना है और ये घरों की निशानदेही करनी है, ये काम जो है वो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का था। ये फेडरल गवर्नमेंट का था। तो उन्होंने पहले घर गिनने में गलती की है। जब वो घरों को जियो टैग करके वो टैब में वो उसको सॉफ्टवेयर डालकर दे देते हैं तो फिर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एसी और डीसीज के अंडर में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं या अदर डिपार्टमेंट के लोग जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, ये फिर घरों पे जा रहे हैं। तो ये नाअहली भी है और बददियानती भी है ऑन बोथ दी
both the side, on both the end, federal government as well as the provincial government. Now the issue is कि जो federal government ने का मैं एक हवाले से जरूर शुक्रिया अदा करूंगा कि इन 3 माह में उसने हमारी ग्रीवेंसेस को सुना है, नंबर 1, और उन ग्रीवेंसेस के ऊपर अपनी टीमें उतारी हैं। जो मैं आपको फाइंडिंग्स बता रहा हूं, ये फेडरल गवर्नमेंट हमारी जब हमारी कंप्लेंट्स के ऊपर जब उसने अपनी टीमें यहां पर उतारी हैं इस्लामाबाद से, जब जाकर ये तमाम ग्रॉस किस्म की यहां पर डेफिशिएंसीज निकल कर आई हैं, तो यस उन्होंने गलती की है, लेकिन वो उस गलती पे सुन रहे हैं और उस सुनने पर उन्होंने ये सारे रिजल्ट निकाले। हम कुछ नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जो जहां जितना है उसे औरिया साहब उसको वहां उतना गिन लो, ना किसी को ज्यादा गिनो ना किसी को कम गिनो। ये तो ये इख्तियारात और वसाइल की बात नहीं है, गिनने की। अगर मुझे 75 सालों में ये रियासत मुझे ये तसल्ली नहीं कि मुझे सही गिन नहीं रही, तो मैं इस रियासत से जुड़ने के मेरे पास क्या उम्मीद रह जाती है, मुझे बताइए। बिल्कुल ठीक है। मुस्तफा कमाल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलाली साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हिलाली साहब, आप बात करना चाहें अगर मुस्तफा कमाल साहब से। मुस्तफा कमाल साहब, बार बार हमने सुना है कि व्हाट इज़ द रीज़न हमारे प्रॉब्लम्स का, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स। कभी गलत गिनती, गलत और सारे कैलकुलेशंस। आप इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? आप भी तो आखिर एक ज़माने में इधर थे, कैसे ठीक किया? आपकी गिनती क्या सही थी? और अगर सही थी, कैसा सही, क्यों सही था? और अगर नहीं था तो आप उस वक्त क्यों नहीं किया? और अगर नया प्रपोजल आपका है क्या? देखिए, बिल्कुल सही बात यह है कि जब तक गिनती नहीं हुई कोई प्लानिंग नहीं हो सकता। जब आपको पता ही नहीं कितने लोग खाने पे आ रहे हैं, आप कितना पकाएंगे खाना? मगर कहने की बात सिर्फ यह है कि आप लोग व्हाट इज द सोल्यूशन, और सोल्यूशन जब आप एक दफे एडवांस करते हैं, आपके पास हिम्मत है कि खड़े हो के कहे कि ये सोल्यूशन है, अगर आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो वी विल विड्रॉ फ्रॉम गवर्नमेंट। हिलाली साहब, आप शायद हमें नहीं सुन पा रहे सही तरीके से 3 माह से, या आपने हमारी चीज़ों को फॉलो नहीं किया है। जो लोग हमें सुन रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, वो हमसे ये सवाल नहीं कर रहे। ये हम ही हैं जिन्होंने आज पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में, हमेशा रिजल्ट अनाउंस हो जाता था, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, हमने रिजल्ट अनाउंस होने से पहले इसको पकड़ा है। और आज जब डेट खत्म होने के आज 16 दिनों में 40 लाख लोगों का इजाफा हुआ। ये हम ही है जिसकी कोशिशों से 32,000 बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई। मुझे पाकिस्तान की तारीख में बता दें कि कभी पीबीएस डिपार्टमेंट ने अपनी कोई गलती मानी हो। ये हम ही हैं जिसने 5 साल पहले सेंसस करवाया है। आप पॉलिटिक्स और अब हुकूमत की बात करते हैं कि हुकूमत छोड़ने की बात। मैं कह रहा हूं कि अगर हम सियासत अगर कर रहे हैं और अगर अगर हम सही अपने लोगों को गिनवा नहीं सके, तो फिर हमें सियासत करने का हक नहीं है। हमें इसका जवाब नहीं रह जाता। हुकूमत तो बहुत छोटी चीज है, पार्लियामेंट तो बहुत छोटी चीज है, फिर हमें जवाब क्या रह जाता है? बिल्कुल हिम्मत है, आप बिल्कुल खातिर जमा। अभी ये जो हमारी हिम्मत की वजह से ही आज सेंसस से पहले, वरना तारीख गवाह है कि हमेशा बोरियों में बंद करके जो है वो सारा जो है वो रिकॉर्ड जमा हो जाता था। 2 महीने के बाद किसी एक दिन अनाउंसमेंट हो जाती थी, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और वही आबादी हो जाती थी। ये पहली दफा अनाउंसमेंट होने से पहले करेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं, एंड नोबडी एल्स बट एमक्यूएम पाकिस्तान में 2 फरवरी से कन्वीनर से लेकर एक कारकुन तक हमने कैंप्स लगाए हैं, हमने अवेयरनेस दी है। मैं आपको बता रहा हूं 50 से ज्यादा मीटिंग्स का हम कर चुके हैं, और राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे जो है वो पीबीएस के डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स तक, हम उनसे इसके अलावा कोई और बात नहीं कर रहे। 3 महीनों से आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अगर आप मुल्क में गिनती सही नहीं कर सकते तो आप पानी का कोटा क्या देंगे, आप तालीम का कोटा क्या देंगे, आप एजुकेशन, आप हेल्थ का कोटा क्या देंगे? इसलिए हमने अपना सारा फोकस मुल्क में, अभी तो वजीर आजम गिराने, वजीर आजम लाने का जो है वो का फैशन चल रहा है। हम अभी जो है वो सारी चीजों को छोड़कर इस कोर इशू पे लगे हैं और ये कौमी खिदमत है और लोग इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब, हम बिल्कुल एक्नॉलेज करते हैं। एक और बात आपसे पूछनी है इस मामले के अंदर। सेंसस आपने ठीक कर लिया, आगे आ रहा है वोटर्स लिस्ट। आपको पता है कि वोटर लिस्ट में बहुत ज्यादा खराबी की जाती है, एक मुस्तकिल पते के ऊपर और एक आरजी पते के ऊपर, और कराची में आरजी और मुस्तकिल पते का बहुत बड़ा झगड़ा है। आप क्या समझते हैं कि आपकी अगली जंग आपके सर पे खड़ी है? और यह साहब, मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर कह रहा हूं, इस पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पर ये इलेक्शन फ्रॉड हैं, फ्रॉड। और ये फ्रॉड है, और ये इसका सिलसिला शुरू होता है इलेक्शन के दिन नहीं,
इसका सिलसिला शुरू होता है पहले सेंसस से, फिर वोटर लिस्ट बनाने से, और उसके बाद जो कुछ होता है इलेक्शन वाले दिन वो तो 10-20% की बात है। दुनिया चांद पे जा रही है, अभी तक हम जो है वो इलेक्शन वोटर लिस्टों से की जेरीमेंडरिंग से बाहर नहीं आए। नादरा के पास सारा डेटा रिकॉर्ड मौजूद है। दुनिया का जो है वो बड़े डेटा वाला ये डिपार्टमेंट कहलाते, इतनी हम तारीफें करते हैं। इन तमाम चीजों को, वोटर लिस्टों को डिजिटाइज होना चाहिए, जिसका दुनिया में कहीं नहीं होता कि कोई लोग नाम ढूंढ रहे हैं जाके। भाई कंप्यूटराइज आपके, भाई ये किसी पार्टी का वोटर कार्ड भेजना उसकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, उसको हुकूमत की जिम्मेदारी, रियासत की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैं किसी भी पार्टी का हूं वो मेरे घर पे नादरा की पर्ची बेचे, जो कि वोटर लिस्ट वाली पर्ची हो। बहुत आराम से हो सकता है, लेकिन अगर जब वो हो जाएगा तो उसमें कोई अपनी जेरीमेंडरिंग, अपना इन्फ्लुएंस नहीं दे सकेगा। ये बहुत हाई टाइम है। बिल्कुल बेहतर सवाल किया कि इंसान, असल सवाल मेरा ये था कि एक बंदा जो है उसका मुस्तकिल पता जो है वो एबटाबाद का है, लेकिन वो 30 साल से मुकम्मल आर्जी पता कराची में रह रहा है। और उसकी अच्छा होता क्या है कि कराची को खराब करने के लिए उसका एबटाबाद वाले पते की वोटर लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये बड़ा खौफनाक ट्रेंड है, ये बेसिकली प्री पोल रिगिंग है। तो आप इस लड़ाई को कैसे आगे करेंगे? ऐसा ही है, ऐसे जी, यही मैं कह रहा हूं ना कि इसके अंदर एक पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए कि भाई उसका बाप यहां दफन है, वो खुद जो है वो यहां रह रहा है, वो मरता है, उसके घर में कोई तो वो कहीं और नहीं लेकर जाता अपनी लाशों को, तो उसका फिर वोट भी यहां होना चाहिए। वो पानी यहां पी रहा है, वो दवा यहां इस्तेमाल कर रहा है, वो नौकरी यहां कर रहा है, वो लाइट बिजली यहां पे इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका वोट भी यहां होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक पॉलिसी डिसीजन की जरूरत है कि नादरा के पास सारी ये डिजिटाइज, एक फ्रैक्शन ऑफ फिंगर से ये काम हो सकता है। अगर मैं छोटी सी सजेशन अगर अर्ज कर दूं कि वोटर्स लिस्ट बनते वक्त उस बंदे का कॉन्सेंट जरूर शामिल किया जाए कि वो कहां वोट देना चाहता है, एक एफिडेविट से शामिल किया जाए या कैसे, कॉन्सेंट ऑफ द पर्सन के कहां वोट, ये बहुत जरूरी होना चाहिए। ये और ये साहब आज के दौर में बहुत आसान है। आसान है। आप एक टाइम फ्रेम दें, एक महीने में एक टाइम फ्रेम दें कि जिसको ये पता है कि उसकी आईडी कार्ड पे कहीं और का पता है, उसको एक लिंक दे दें, वो खुद वेबसाइट पे जाए और वहां जाकर अपनी जो है एड्रेस उसको चेंज करा ले और आपके पास एक डाटा। और आज के दौर में ये बिल्कुल आसान काम है, हो सकता है। उसके बाद आप उसको एक एंडोर्समेंट, भाई आज आप 8330 पे, आप 8300 पे आप मैसेज करते हैं, आपका वोटर कार्ड आ जाता है ना आपके पास, ये निकल कर आ जाए इसमें इलेक्शन सेल से। तो ये काम आप कर सकते हैं ना बहुत आसानी से। यही मैं कह रहा हूं कि इसको डिजिटाइज करने की जरूरत है, मैन हैंडलिंग से बाहर रहने की जरूरत है। ठीक है, हिलाली साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये इतना बड़ा फ्रॉड है, इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है फ्रॉड। यस आई एग्री, ये इतना बड़ा फ्रॉड है कि ये डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कर रहे हैं। किस बेसिस पे? उस बेसिस पे कि वो जीते इलेक्शंस, जो पार्टी इन पावर है, इस बेसिस पे कर रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? ये तो एक कमाल है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको नंबर्स नहीं पता, आपको गिनती नहीं आती, और आप कंस्टिट्यूएंसीज बना रहे हैं, सीट्स बना रहे हैं, एंड यू आर फिलिंग देम उन लोगों के साथ। उस तरीके से आप काट रहे हैं कि आपके लोग ज्यादा हो जाएं और आपको सीट्स ज्यादा मिले। पूछे मुस्तफा कमाल साहब से, कमाल साहब ये सही है कि नहीं? बिल्कुल, ये जो एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूं, ये हलाली साहब जो बात कर रहे हैं, मैं अभी आपको रिसेंट मिसाल दूं। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए, हमने बॉयकॉट किया, हम नहीं गए इलेक्शन में, हमने एब्सटेन। क्योंकि कराची, ये जो बात कर रहे हैं मैं इनकी बात को एंडोर्स कर रहा हूं। कराची में 246 यूनियन काउंसिल्स बनाई गई 209 से, और ये जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एफिलिएशन को देखते हुए, एथनिक एफिलिएशन को देखते हुए उन्होंने यूसीज काटी, उसके वोट काटे हैं। एक यूसी कराची में 16,000 वोटों पे है, और उसी कराची में एक यूसी 90,000 वोटों पर है, 80,000 वोटों पे है। जहां पर अगर मैं पोजीशन में नहीं हूं, मैं हुकूमत में नहीं हूं, तो मेरे 80,000 लोगों पे एक यूनियन काउंसिल बनेगी, और अगर कोई हुकूमत में है तो उसके 8,000, 9,000, 16,000 वोटों पे यूसी बनेगी। हमने इसीलिए 53 यूनियन काउंसिल्स कराची की कम कर दी गई थी। हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया, और हमने फिर आर्टिकल सेक्शन 10(1) जो कि बहुत बड़ा एक जो है वो एक इशू क्रिएट किया। हमने इलेक्शन नहीं लड़के, हमने 53 यूनियन काउंसिल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ऐड करवाई हैं। आपको पता है, रिकॉर्ड है सारा, ये हमने ऐड करवाई हैं इस कराची में कि ये तकरीबन 53 यूनियन
नई यूनियन काउंसिल ऐड हुई हैं। ये जमातें जिन्होंने इलेक्शन जो लड़ी हैं लोकल गवर्नमेंट की, अगर 1 महीने हमारे साथ जो है वो और सबर कर लेते तो 246 यूनियन काउंसिल के बजाय 300 के करीब यूनियन काउंसिल होती है। और आपको पता है कि 53 यूनियन काउंसिल एक पूरे शहर के बराबर होता है। इमेजिन करें कि डिलिमिटेशन में जो हिलाली साहब बात कर रहे हैं, डिलिमिटेशन में एक पूरा छोटा शहर फारिग कर दिया, पूरा फारिग कर दिया। तो ये कौन सी जमहूरियत है, कैसी जमहूरियत है? तो मैं बिल्कुल एग्री कर, इसको बिल्कुल ठीक, इन चीजों के असरात हैं, इस मुल्क में डिसएनफ्रेंचाइजमेंट पैदा हो रही है। आपने बहुत सही, बिल्कुल सही निशानदेही की बातों की। मैं अब एक इलेक्शन हो चुके हुए हैं और इतने इलेक्शन लोकल पार्टीज के हो चुके हुए हैं, ऐसे लगता है कि जैसे 9 महीने के बाद कहीं रिजल्ट आएगा उसका और हुकूमत बनेगी। आप क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन को दोबारा होना चाहिए? क्योंकि आप नहीं थे उसको शामिल और बाकी लोगों को भी कुछ नहीं मिला, ना पीटीआई को मिला ना जमात इस्लामी को मिला है। तो आप क्या समझते हैं कि उनके साथ मिलकर दोबारा इलेक्शन हो ताकि फ्रेंचाइज ठीक आ जाए? और ये साहब, एक तो एथिकली ये इलेक्शन जो है वो नल एंड वाइड होने चाहिए, और एक कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली भी ये इलेक्शन जो है वो नल एंड वॉइड होने चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन से 10 दिन पहले सेक्शन 10(1) के विड्रॉल का लेटर जारी कर दिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो उसका इख्तियार है। सेक्शन 10(1) क्या है लोकल गवर्नमेंट का? वो सेक्शन 10(1) ये है जिससे यूनियन काउंसिल्स की कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं। जब उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनने के ऑर्डर को विड्रॉ कर दिया तो वो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा नहीं सकता। कोई कॉन्स्टिट्यूशन लीगली कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्शन मौजूद ही नहीं थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये बात नहीं मानी। अच्छा, क्यों भाई इलेक्शन की डेट आ गई? अरे भाई, कौन सा इलेक्शन आप टाइम पे करा रहे थे? लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को खत्म हुए 4 साल हो गए, 4 साल के डिले से तो आप इलेक्शन करा रहे थे। तो भाई 4 हफ्ते अगर आप और डिले कर लेते और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात मान करके 53 यूनियन काउंसिल और ऐड कर लेते तो कराची के लोगों को की थोड़ी सी दाद रसी हो जाती। हमने इसलिए जो है इलेक्शन का बॉयकॉट किया। और आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि इलेक्शन जो वो दोबारा ये 53 यूनियन काउंसिल जो ऐड हुई हैं इसको शामिल करके दोबारा से डिलिमिटेशन करके नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बना के ये इलेक्शंस दोबारा होने चाहिए, वरना इसकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, आप वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा हिना रब्बानी खार और एक मुआविन के दरमियान की गई एक गुफ्तगू लीक हुई है, जिसे रिपोर्ट किया अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने। और ये बताया गया जी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड के ज़रिए ये ऑनलाइन जो कन्वर्सेशन है वो लीक हुई है। और इसमें इस किस्म की कुछ गुफ्तगू सामने आई है जिसमें पाकिस्तान की जानिब से जो हिना रब्बानी खर हैं वो ये मौक़िफ़ पेश कर रही हैं कि जी अब हमारा मुल्क जो है वो चीन और अमेरिका के साथ कोई दरमियानी रास्ता बरकरार नहीं रख सकता। और उन्होंने ये भी कहा है कि मगरिब को खुश करने से गुरेज करना चाहिए। हिलाली साहब, ये क्या मामला है? इतनी हसास मालूमात लीक कैसे हुई? मुझे नहीं पता लीक कैसी हुई है, मगर मैं बहुत खुश हूँ लीक हुई है। अच्छा? इसलिए कि अब हम पब्लिक बात कर सकते हैं और श्योरली वक्त आ गया है कि ये एक जो शादी हुई है, नाखुश शादी, अनहैप्पी मैरिज, खुदा के लिए इसको ख़त्म करें। लेट अस पार्ट ऑन फ्रेंडली टर्म्स, नहीं तो देर इज नो रीज़न। देखिए अंडरस्टैंड, सबसे बड़ा दोस्त हमारा चीन, सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका का चीन, सबसे बड़ा दोस्त नॉन नेटो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एलाई अमेरिका का हिंदुस्तान, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान। अमेरिका ने हमारे से पैसे के लिहाज से, खुद कहते हैं, ब्रूस राइडल कहता है कि हम रिश्वत देते हैं इनको, इन लोगों को खरीदने के लिए। इमेजिन ब्रूस राइडल, राइट हैंड मैन, स्पेशल असिस्टेंट टू प्रेसिडेंट्स, कहता है हम पैसे देते हैं इनको ब्राइब करने के लिए। देखिए, मैं फॉरेन सर्विस में गुजारा हूं वक्त, मैं आपको बता रहा हूं, हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, मिलिट्री इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट अमेरिका के साथ नहीं है।
और आज तक हमारे लोग और खास ओहदे पे बैठे हुए मान ही नहीं सकते। इसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर तो आपकी तलाक हो रही है कि आप उनको मार मार और गालियां वालियां दे के निकले। नो, पार्ट एज फ्रेंड्स, बट डोंट फॉरगेट कि वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। विद ऑल दीज कॉन्ट्रडिक्शंस 65 में देखा, 71 में हम देखा। तो खुदा के लिए ये बड़ी अच्छी बातें शुरू हुई है, बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ है और वी शुड कंटिन्यू विद दिस। ठीक है। और ये साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान वाकई ऐसे दो राह पर खड़ा है कि उससे अमेरिका और चीन में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान का है, अली साहब ज़ाहिर बात है फॉरेन ऑफिस में रहे हैं और बहुत बेहतर जानते हैं। पाकिस्तान ने जब 1951 में लियाकत अली खान के दौरे के बाद अमेरिका को अपना दोस्त बनाया था, तो उस जी अमेरिका को अपना दोस्त बनाया था, तो उस दोस्ती के वक्त भी सूरत हाल ये हो गई थी कि पाकिस्तान जो था अमेरिकन कैंप में चला गया था और सीटो और सेंटो का मुआहदा पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कर लिया था। अब उससे लेके आज तक जो हिलारी साहब जैसे कह रहे हैं कि 65 में हम सीटो और सेंटो के अंदर थे, हमारी जब जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने हम पर असला की पाबंदी लगा दी कि हम आपको असला नहीं बेचेंगे क्योंकि आप तो इंडिया के खिलाफ नहीं रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए आपको कहा गया। 71 के पेपर्स अब सामने आ गए हैं कि किस तरह अमेरिका जो था वो चाइना के साथ अपने तल्लुकात बेहतर बनाने के लिए चाइना कार्ड इस्तेमाल करने के लिए खामोश रहा और उसने बांग्लादेश जो है बनने दिया और मुकम्मल तौर पर इंडिया को कुछ नहीं कहा उस मामले के अंदर। उसके बाद भी पहले दफ़ा जब हम लड़े उसके लिए जवाहरलाल के ज़माने में, उस वक़्त भी अमेरिका जैसे ही आखिरी सिपाही रूस का निकला है, अमेरिका ने हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दी और प्रेस अमेंडमेंट और फलां। अमेरिका हमारा ना कभी दोस्त था ना है, लेकिन चीन के साथ हमारी दोस्ती, हिलारी साहब भी जाते रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, हम भी जाते रहे हैं। चाइनीज़ वफ्द जो हैं वो हमारे साथ इस तरह पेश आते थे कि जैसे वाकई भाई पेश आता है। आप देखें कि कुदरतुल्लाह शाह साहब लिखते हैं कि जिस वक्त तो पहली दफ़ा यूनाइटेड नेशन में एंटर हुए तो चू एन लाई ने एक चिट दी अपने वफद को और कहा फॉलो शहाब, यानी आप अंदाजा करें इससे बड़ा क्या कार्ड आपको मिल सकता है। फिर चाइना आपके बिल्कुल पड़ोस में, जैसे हिलारी साहब ने ठीक बात की, क्वाड के जो एक बनी हुई कंटेनमेंट ऑफ चाइना का, उसमें अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। और इस तरफ अगर हम हैं तो हमारे साथ तो कोई भी नहीं, अमेरिका हमारे साथ तो नहीं है। यानी आप देखें वो क्रोकर ने यहां तक कहा था कि हम जो है रियांसी क्रोकर जो एम्बेसडर होता था कि हम अब लड़ाई लड़ेंगे वाघा से उस तरफ, हम कंटेनमेंट चाइना में और पाकिस्तान हमारा एलाई नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान को करने के लिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम इस्तेमाल करें लड़ाई। हिना रब्बानी खर की जो लीक है, अगर वाकई वाशिंगटन पोस्ट ने जो जारी किया अगर वाकई सही है, अगर नहीं भी सही तो पाकिस्तान का मौकफ यही होना चाहिए चाइना के साथ। पाकिस्तान को चीन की दोस्ती रास आ सकती है। पाकिस्तान और चीन की फ्रेंडशिप, चीन हमारे मामलात में मदाखलत नहीं करता, चीन कभी ये नहीं कहता ये गवर्नमेंट बनाओ और वो ना कराओ। हमारा मसला यह है कि हम वहां उनके पास जाते हैं कोई एड लेने के लिए, वो 28-29 पेजेस का ले लेते हैं, ह्यूमन राइट का ये वायलेशन हो रही है, फलाने की ये वायलेशन हो रही है, फलाने की ये, अभी कभी किसी रास्ते से हमारे हमलावर होते हैं, कभी यूनाइटेड नेशन के जरिए होते हैं, कभी यूनाइटेड नेशन के वो जो ह्यूमन राइट सेल उससे हमलावर होते हैं, कभी हमारे ट्रांसजेंडर वाले मामले में हमलावर होते हैं। यानी ऐसे है कि जैसे अमेरिका जो है वो हमें 4 पैसे नहीं दे रहा बल्कि हमारे लिए एक गुलामी का तौक खरीद रहा है, जबकि चाइना का ऐसा किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं। और अब रिसेंटली जो विजिट हुआ है उस विजिट से तो यह भी साबित हो गया है कि चाइना पाकिस्तान की स्टेबिलिटी चाहता है, जबकि वो जो अमेरिका जो है उनके तो अब किताबें लिखी जा रही हैं कि हम पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते, हम पाकिस्तान को डिस्टर्ब देखना चाहते हैं ताकि हम इस जगह पर अपना पंजे गाड़ सकें। वो पाकिस्तान की डिस्टेबिलिटी चाहते हैं, उनके पेपर्स लिखे हुए हैं, जबकि चाइना पाकिस्तान की स्टेबिलिटी चाहता है। हिलारी साहब, लास्ट 1 मिनट रह गया, ये बता दें कि अगर पाक अमेरिका ताल्लुकात खराब हो गए तो क्या इसका नुकसान भी कोई हो सकता है पाकिस्तान को या फायदा ही फायदा? नहीं, देखिए नुकसान ज़रूर कुछ हद तक हो सकता है, इसलिए एक तो वो हमारे टेक्सटाइल इंपोर्ट्स ज़्यादा जा रहे हैं, मगर हम ये सब अगर सीपेक को डेवलप करें, क्यों सीपेक इज़ गोइंग स्लो, क्यों हम ये नहीं किया? इसलिए माफ़ करिए, हमारे कुछ लोग हैं, हमारे कोई इंटरेस्ट हैं इस मुल्क में जो समझते हैं कि सीपेक हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है। जो अभी तक वो खौफ है अमेरिका के बारे में, अभी तक अमेरिका को जब ये देखते हैं तो ये माई बाप समझते हैं भाई वक्त आ गया है,
एक हिस्टोरिकल चेंज आ रहा है, डॉलर भी जा रहा है एज अ रिजर्व करेंसी। अब चीन आ गया है, एक और रिजर्व करेंसी बन रहा है। ईरान और सऊदी अरेबिया भी देखिए, सऊदी अरेबिया एक मिनट के लिए आप सोच सकते थे कि वो गैर अमेरिका इजाजत कुछ कर सकता है, वो भी इंडिपेंडेंट स्टांस दे रहा है। आप डरते क्यों हैं इतने? दिस इज द प्रॉब्लम। आपकी लीडरशिप इज द प्रॉब्लम। आपके पास एनलाइटेंड लीडरशिप होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं कि ये जो इन्होंने अभी तक किया, आपने अमेरिका को एक दफे हिंदुस्तान से गुस्सा हुआ है ठीक है, तुम क्या कर रहे हो भाई बलूचिस्तान में? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। क्वेश्चन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मजीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।